बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज हाउ टू लर्न इंग्लिश के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाज़िर हुआ हूं। और लेक्चर नंबर 16 जो है वो समझ लें पार्ट बी है पिछले लेक्चर का, और पिछला लेक्चर जो था वो था यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे विद यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर पूरी तवज्जो से देखा है, वीडियो मेरी देखी है, उसको ध्यान से देखा है, तो आपने देखा कि उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें बच्चों डिस्कस की थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन जो है वो होता क्या है। तो हमने देखा कि प्रेपोजिशन बेसिकली वो अल्फाज हैं जो रिलेशन शो करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो एक तरफ एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसका ताल्लुक़ किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ हो सकता है, किसी वर्ब के साथ हो सकता है, किसी एडजेक्टिव के साथ हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, जोड़ें नहीं, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, जिनके लगने से उसका रिलेशन। मैंने इस डेफिनेशन के बाद फिर आपको बताया कि 5 ऐसे यूजेज बताए जिससे पता चलता है कि वाई द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन इज़ सो कन्फ्यूजिंग। और उसकी मेन रीज़न ये है द डिफरेंस बिटवीन इट्स यूजेज इन L1 एंड L2। ठीक है, तो तीसरी चीज़ फिर हमने पिछले लेक्चर में की थी कि प्योरली टाइम के लिहाज से हमने देखा था कि कौन कौन से प्रेपोजिशन जो हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं। और वो तकरीबन 19 के करीब हमने एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेपोजिशन जो हैं वो हमने, या रूल्स कहने के 19 के करीब हमने उसके देखे थे। आज का जो लेक्चर है वो है कि प्रेपोजिशंस को अगला स्टेप है कि जर्नल यूजेज में वही प्रेपोजिशन जनरली इंग्लिश में जब इस्तेमाल होते हैं और किस किस सेंस में इस्तेमाल हो। और उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि वो भी ये भी एक मखसूस इस्तेमाल है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि कुछ है वर्बल फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, इनको मुख्तलिफ नाम है। इसको आपने पूरा टेबल वो 200-300 के कोई नोट्स ले लें, गूगल से देख लें, किताबें बाज़ार से मिलती हैं, गाइड बुक्स में हैं, वो लेके वो आपने तैयार करने हैं। और उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि मसलन एक ही वर्ड है, उसके साथ कई प्रेपोजिशन लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मसलन कॉल के साथ एट लग गया तो इसका क्या मतलब है, ऑन लग गया तो क्या मतलब है, इन लग गया तो क्या मतलब है, फॉर लग गया तो क्या मतलब है। ठीक है, तो हर वर्ड के लगने से, हर प्रेपोजिशन के लगने से उसका मायने बदल जाता है, और उसकी वजह यह है कि उसका रिलेशन बदल जाता है। ठीक है, सो आज हम शुरू करते हैं जर्नल यूज़ ऑफ सम प्रेपोजिशंस। और में सम में कौन है, फिर उसी तरह हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, लेकिन अब ये टाइम के लिहाज से नहीं होंगे, और सेंस में हम देखेंगे एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल, फिर इनसाइड का इस्तेमाल, इन और इनसाइड के दरमियान जो फ़र्क होता है वो हम देखेंगे, आउट और आउटसाइड के दरमियान जो फ़र्क होता है वो देखेंगे, इन और इनटू के दरमियान जो फ़र्क होता है वो देखेंगे, ओवर और अबव में जो फ़र्क होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद अंडर और बिलो। अब ये सारे मिलते जुलते अल्फाज हैं, यानी ओवर और अबव के जैसे ये ऊपर ऊपर, अंडर और बिलो का फ़र्क जो है वो देखेंगे, बिटवीन और अमंग के दरमियान फ़र्क देखेंगे, बाय, विद और थ्रू का इस्तेमाल हम देखेंगे, अलोंग और अलोंग विद का फ़र्क जो हम देखेंगे, फॉर, फ्रॉम का फ़र्क देखेंगे, ऑफ का, बिफोर का, बिहाइंड का, इन फ्रंट ऑफ का, अहेड का, अगेंस्ट का, ठीक है, अक्रॉस का, बियॉन्ड का, उसके बाद अप टू, अप टिल, ये सारे इस्तेमाल आज हम लेक्चर में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का भी लेक्चर है, एक एक लफ्ज़ बड़ी तवज्जो के साथ सुने और इसको फिर याद भी रखें, इन एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट करें। फिर इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसके ऊपर भी पूरी आपने तवज्जो देनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एट हम कब इस्तेमाल करते हैं। जब हमने स्टार्ट पिछले लेक्चर में कहा था कि एट टाइम के लिहाज से हम देखा था, अब यहाँ एट को हम जगह के लिहाज से देखेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट सम एग्जैक्ट प्लेस। अब जब मैं एग्जैक्ट प्लेस जब कह रहा हूँ तो उसका ये कतई मतलब ये नहीं है कि मैं मुराद ये है कि उसके अंदर है या उसके बाहर है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मुझे को पूछता है कि आप अनवर को कहाँ मिले थे, तो मैं कहता हूँ मैं उसे स्टेशन पर मिला था। ठीक है, मैं उसे कहाँ मिला था, स्टेशन पर मिला था। इसका मतलब है, इसके 2 मायने हो सकते हैं। स्टेशन पर मिलने का मतलब है या तो वो स्टेशन के अंदर था, कहीं प्लेटफॉर्म पे था, कहीं टिकट ले रहा था, कहीं
ट्रेन में बैठा था, जहाँ भी था, लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर था, उसकी हदूद में था। ये भी तो हो सकता है वो स्टेशन के बाहर दरवाजे पे खड़ा हो वो रोड पे खड़ा हो, तो सेंस वहाँ भी क्या लगेगी, एट। सो एट का ये मतलब नहीं है, एट सिर्फ ये शो कर रहा है द एग्जैक्ट प्लेस वेयर दैट एक्शन टुक प्लेस, ठीक है, और वेदर इट वॉज इनसाइड और वेदर इट वॉज आउटसाइड दैट प्लेस, दैट डजंट मैटर। यानी मिसाल तौर पर मैं कहाँ मिले थे यार उसको, मैं कहता यार कॉलेज मिला था, तो कॉलेज के दो मायने हो सकते हैं, कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज के दरवाजे पे भी तो हो सकता है। सो हम दोनों सूरतों में क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई मेट हिम एट द स्टेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे स्टेशन पर मिला। इट कैन बी इनसाइड द स्टेशन, इट कैन बी आउटसाइड ऑन द एट द डोर ऑफ द स्टेशन, ठीक। उसके बाद ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर व्हेन आई सॉ हिम, वो दरवाजे पर खड़ा था। देखो ना एग्जैक्ट जगह, दरवाजे पर खड़ा था, ठीक है। अब दरवाजे पर खड़ा का मतलब हो सकता है मैं किसी के घर के दरवाजा, अब दरवाजा है इस तरह, दरवाजे से एक दरवाजा है, दरवाजे से एक कदम अंदर हो या एक कदम बाहर हो तो वो दरवाजा ही है ना। दरवाजे पर भी हो, फर्ज करें किसी का लोहे का गेट है तो वो दरवाज़ा खोल के वैसे उधर ही खड़ा है, 1 फुट अंदर खड़ा है, 1 फुट बाहर खड़ा है, तो मैं कहूँगा ना कहाँ खड़ा है, मुझे दरवाजे पे खड़ा है। तो दरवाजे के अंदर हो बाहर हो, एग्जैक्ट जगह प्लेस जो है वो क्या है, दैट इज डोर, ठीक। तो आई मेट हिम, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर व्हेन आई सॉ हिम। आई मेट हिम एट द पार्टी। अब ये वो है जो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब हम ओकेजन्स और फंक्शंस का जिक्र करते हैं तो टाइम के लिए भी हम एट इस्तेमाल करते हैं और प्लेस के लिए भी हम एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद आ गया कि फ़र्ज़ करें बर्थ प्लेसेस का जिक्र आ रहा है, तो बर्थ प्लेस जो है, अगर इफ़ इट्स अ स्मॉलर प्लेस हम उसके लिए एट इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ बिगर प्लेस, इट्स अ बिगर टाउन, इट्स अ बिगर सिटी, इट्स अ प्रोविंस, वट एवर इट इज़, फिर हम उसके लिए इन इस्तेमाल करेंगे। तो एट इज़ यूज फॉर स्मॉलर बर्थ प्लेसेस वेयर इन इज़ यूज फॉर बिगर बर्थ प्लेसेस, ठीक है। मसलन, और मैं मिसाल तौर पर अनवर वॉज बॉर्न एट वज़ीराबाद, अनवर वॉज बॉर्न एट वज़ीराबाद। अब वज़ीराबाद देखें एक छोटा कस्बा है, कहने शहर तो नहीं कह सकते, अब छोटा शहर है, अब तो टाउन है एक किस्म का, लेकिन तारिक वॉज बॉर्न इन कराची। यार अब ये नहीं हम कह सकते ही वॉज बॉर्न, आप मतलब मैं कहता हूँ आई वॉज बॉर्न इन सियालकोट, सियालकोट इज बिग सिटी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी विसिनिटी का कोई एरिया है, आई वॉज बॉर्न एट समड़ियाल, आई वॉज बॉर्न एट डस्का, डस्का उसका एक एडजेसेंट स्मॉलर प्लेस है। तो स्मॉलर प्लेसेस के लिए भी यूज़ एट, एंड फॉर लार्जर प्लेसेस के लिए, बर्थ प्लेसेस के लिए भी यूज़ इन, ठीक। इसी तरह रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी एक जगह का जिक्र करते हैं, ठीक है, मतलब मैं अपने घर में रहता हूँ, आई लिव इन माई हाउस, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, आई लिव इन मॉडल टाउन, मैं सियालकोट में रहता हूँ, आई लिव इन सियालकोट, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान। एक ही जगह अगर हो, छोटी से छोटी भी हो, मैं कमरे में रहता हूँ, आई लिव इन ए रूम, मैं एक झोंपड़े में रहता हूँ, आई लिव इन ए हट, छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह हो, लेकिन एक हो, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दो जगह आ जाए, एक ही फिक्रे में दो जगह आ जाएं, तो फिर बड़ी जगह के लिए इन लगेगा, छोटी जगह के लिए एट लगेगा, उनका आपस में आप मुआवजा करेंगे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, सारा इज सिटिंग, सॉरी, ही लिव्स इन सियालकोट एट मॉडल टाउन, ही लिव्स इन सियालकोट एट मॉडल टाउन। अब ये ना, अगर अकेला होता कि वो कहाँ रहता है जी, मॉडल टाउन रहता है, मैं कहूँगा ही लिव्स इन मॉडल टाउन, अकेला, ही लिव्स इन मॉडल टाउन, नॉट एट मॉडल टाउन, इन मॉडल टाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ वो सियालकोट मॉडल टाउन में रहता है, वो सियालकोट अस्करी कॉलोनी में रहता है, वो सियालकोट नासिर रोड पर फलानी जगह पे रहता है, जगह का नाम मैं ले लूँ, तो मैं फिर दो जगह आ जाएंगी, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी जगह है उसके लिए लगेगा इन, और जो छोटी जगह है उसके लिए लगेगा एट। तो हम फिक्रा बोलेंगे ही लिव्स इन सियालकोट एट मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन जो है चूँकि सियालकोट का हिस्सा है, एट। लेकिन अगर अकेला मॉडल टाउन होता तो फिर उसके साथ भी इन लगता। तो बच्चों, ये जो यूजेज का फ़र्क है ना, कि अकेला यूजेज है, छोटी से छोटी जगह हो, बड़ी से बड़ी जगह हो, हमने एट ही इस्तेमाल, इन ही इस्तेमाल करना है। लेकिन जब दो आ जाएं एक ही जुमले में, फिर आपने देखना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है। बड़ी जगह, मतलब मैं कहूँगा ही लिव्स इन कराची एट गुलशन मेमार, तो कराची बड़ा शहर का नाम है और गुलशन मेमार उसकी जगह का नाम है, एक छोटा उसका इलाके का नाम है, तो उसके लिए मैं एट लगाऊंगा, कराची के लिए मैं इन लगाऊंगा, ठीक। इसी तरह
इन जो है वो हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में हो। मतलब देखो मैं इस कमरे में बैठा हूँ तो ये कमरे की हदूद में हो। अब मैं चाहे बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आई एम विद इन दिस लिमिटेड बाउंड्री, वट एवर आई एम डूइंग आई विल यूज़ इन। ठीक, मतलब मिसाल तौर पे सारा इज सिटिंग इन हर रूम, सारा अपने कमरे में बैठी हुई है। ठीक है, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखो ना, वो बैठे तो नहीं हुए तो बाग, लेकिन दोनों फिक्रों में सेंस ये है कि वो चीज़ जो है वो उस हदूद में इस्तेमाल हो रही है। तो देखो ना, इनका इस्तेमाल आ गया जब कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में हो, साकन हालत में हो, हरकत कर रही हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम उसके लिए इन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसी तरह इनका बच्चों मुतबादल होता है फिर इनसाइड। इनसाइड हम कब लगाते हैं, उसका मतलब ही किसी चीज़ की हदूद में है, लेकिन नहीं, जब फिक्रे में सेंस ये हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में है और कहने वाला इस अंदाज में कह रहा है कि वो इंसिस्ट कर रहा है जगह के अंदर, उस जगह के अंदर किसी मखसूस जगह का वो जिक्र कर रहा है। ठीक है, बस देखो ना, मैं कहूँगा वो कॉलेज में है तो मैं कहूँगा ही इज़ इन कॉलेज, तो वो कॉलेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो कॉलेज के अंदर किसी मखसूस कमरे में है, मतलब मैं कहता हूँ वो 16 नंबर कमरे में पढ़ा रहा है या वो हॉल में बैठा हुआ है, तो मैं फिर वहाँ पर वो मैं इनसाइड लगाऊंगा। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, द टीचर वॉज टीचिंग इनसाइड द हॉल, नॉट इन द हॉल। हाँ, जनरली अगर बोलते हैं तो इन द हॉल भी ठीक है, लेकिन अब जब सेंस ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बोलने वाले को पता है कि मतलब अगर मैं कहता हूँ कि वेयर इज़ मिस्टर तारिक, मैं कहूँगा ही इज़ इन कॉलेज। अब ही इज़ इन कॉलेज, कॉलेज में कहाँ, नोबडी नोज, तो वो कॉलेज में है, कहीं भी हो सकता है, तो इन लगेगा, वहाँ इन साइड नहीं लगेगा। लेकिन वो कॉलेज में अपने कमरे में बैठा है तो हम कहेंगे ही इज़ इन साइड, सिटिंग इन साइड इज़ रूम, ही इज़ सिटिंग इन साइड इज़ ऑफिस, वहाँ मैं इन साइड। अगर वहाँ भी हम इन लगा दें गलत नहीं है, लेकिन इन साइड का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ कि इन साइड, इन का मुतबादल कब बनता है, जब बोलने वाला ये सेंस दे रहा है कि कोई चीज़ एक हदूद में है और उसके साथ उसका रिश्ता क्या है कि वो उसके अंदर पता है और बोलने वाले को पता है कि वो उस वक्त उस चीज़ की हदूद में किस जगह पर है, स्पेसिफिकली उस जगह का उसको पता है। ठीक, इसी तरह बच्चों उल्ट कर लें इसको, आउट और आउटसाइड, बहुत आसान है। आउट का मतलब है कि कोई चीज़ किसी हदूद में बाहर हो, साकन हो, हरकत कर रही हो, कहीं बाहर हो, कहीं भी हो। बोलने वाला जब कह रहा है बाहर है, बाहर 2 फुट बाहर भी हो सकता है, बाहर 2000 मील बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो ही इज़ आउट ऑफ द सिटी, इसका मतलब शहर से बाहर है। शहर से बाहर कहाँ है, शहर से बाहर अगले शहर में हो सकता है, शहर से बाहर मुल्क से बाहर भी हो सकता है। यानी मीन्स आउट का मतलब है कहीं भी, आउटसाइड का मतलब वही है जो इनसाइड का है, कि बाहर करीब ही, यानी जब बंदे को पता है कि ये, मतलब मिसाल तौर पे मैं घर से बाहर कहीं गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, कोई आता है बेल करता है, कहता है जी नसीर साहब को मिलना है, तो वो कहेंगे जो तो बाहर गए हैं, तो वो कहेंगे ही हैज़ गॉन आउट, आउटसाइड नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें वो बाहर को खड़ा है, तो अंदर से कोई पूछता है, मेरे वाले साहब भी पूछते हैं कि ये बाहर कौन खड़ा है, तो वो कहेंगे हु स्टैंडिंग आउटसाइड, क्योंकि उनको पता है कि बाहर को खड़ा है और करीब खड़ा है, बाहर ही, घर की हदूद से बाहर ही है, लेकिन उनको पता है कि बाहर को खड़ा है, तो वो फिर आउट नहीं, वो नहीं कहेंगे हु स्टैंडिंग आउट, वो कहेंगे हु स्टैंडिंग आउटसाइड। देखो ना, टीचर कहते हैं गुस्से में, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट, इसका मतलब दफ़ा हो जाओ, जितने मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो स्टैंडिंग आउटसाइड, तो आप फिक्रे की सेंस देखें। सो एक बाउंड्री, हदूद से बाहर कोई चीज़ हो, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, साकन हो, हरकत कर रही हो, ठीक है, हम लगाएंगे आउट, लेकिन हमें नहीं पता, कहीं भी हो सकती है, इट कैन बी क्लोज, इट कैन बी फार अवे। लेकिन आउटसाइड जो है वो तब होगा जब वो हदूद से बाहर तो है, लेकिन इतना करीब है कि बोलने वाले को इल्म है कि वो उसके बाहर है, बोलने वाले को इल्म है इस चीज़ का कि वो उसके बाहर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ही हैज़ गॉन आउट फॉर ए वॉक, कि वो वॉक के लिए बाहर गया है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज़ गॉन आउट फॉर ए वॉक, इसका हम बाहर सैर के लिए गया है। कहाँ गया है, आप किसी पार्क में गया है, दोस्तों की तरफ गया है, वैसे पैदल सड़क पे गया, हमें नहीं पता, बाहर गया है, हदूद से बाहर है। ठीक है, मसलन हु स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, ये दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, तो इसका मतलब है जो बोल रहा है या पूछ रहा है उसको पता है कि ये दरवाज़ा है और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। जैसे मैं कहूँ कि एकदम कोई मुझे लगे कि इस कमरे के दरवाजे के बाहर कोई है, तो मैं कहूँगा समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड दिस डोर, मैं आउट द डोर नहीं कहूँगा, आउटसाइड। सो डिफरेंस क्या हुआ, आउट मीन्स एनीवेयर,
आउटसाइड मीन्स क्लोज, नॉट टू फार। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों इसी तरह इन और इनटू, बहुत इस्तेमाल। इनका भी हमने देख लिया, कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में हो, हरकत में हो, साकन हो, इन हो, उसकी हदूद के अंदर हो तो इन लगे, वो पीछे पढ़ लिया। अब आ गया इनटू कब लगाते हैं। इनटू बच्चों हम लगाते हैं उस वक्त जब कोई चीज़ वाज़े तौर पर बाहर से हरकत करती हुई किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो रही हो, बाहर से अंदर आ रही हो। बस हमें मैं कहूँ वो कमरे में जा रहा है, तो ये फिक्रे की सेंस बता रही है कि वो कमरे से बाहर था, बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, अब एक तो है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्शन, दूसरा ये ज़रूरी नहीं होता कि फिजिकल एक्शन हो, वो तासुर दे बाहर का। मसलन देखो ना, मिसाल तौर पे मैं आईने में देख रहा हूँ, तो जो आईने में जो बंदा देख रहा है, फर्ज करिए सामने आईना है, मैं आईने में देख रहा हूँ, तो ये क्या आईना जो है मैं उसके अंदर हूँ, मैं तो बाहर हूँ, बाहर से अंदर देख रहा हूँ। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर वाज़े तौर पर हरकत करती हुई जाए या बाहर से अंदर का सिर्फ तासुर भी दे, तो हम दोनों सूरतों में क्या इस्तेमाल करते हैं, इनटू। वहाँ कभी भी इन इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मतलब बच्चे जो हैं पानी में छलांग लगा रहे हैं, तो फिक्रा सेंस क्या दे रहा है, पानी में छलांग लगा रहे हैं, पानी के अंदर ही है, नहीं, बाहर से अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जंपिंग इनटू द वाटर, वो कमरे में जा रहा है। गोइंग इनटू द रूम, वो मैदान में दाखिल हो रहा है। ही इज़ एंटरिंग इनटू द फील्ड। सो हम इनटू का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज़ गोइंग इनटू द फील्ड, इसका मतलब है फिक्रा सेंस ये दे रहा है कि वो फील्ड से बाहर है, और फील्ड से टीम है, लंच के बाद मैदान में एंटर हो रही है ग्राउंड में, तो हम कहेंगे द टीम इज़ एंटरिंग या गोइंग इनटू द फील्ड। ठीक, ही इज़ लुकिंग इनटू द मिरर। अब देखो, एक में वाज़े एक्शन है, एक में एक्शन नहीं है, तासुर है, बाहर से अंदर। मतलब मैं अलमारी खोल के अलमारी में देख रहा हूँ, तो मैं अलमारी के अंदर हूँ, मैं तो अलमारी के बाहर हूँ। वैसे उसकी मैंने दरवाजे खोले हैं, डोर खोले और मैं देख रहा हूँ अलमारी को, तो मैं कहूँगा आई एम लुकिंग इनटू द कबर्ड, नॉट इन द कबर्ड, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, बाहर से अंदर देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग इनटू द मिरर, पानी, मैं बाहर पानी के बाहर हूँ, पानी के अंदर देख रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं क्या देख रहे हो, मैं कहता यार कुएं में देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग इनटू द वेल, आई एम लुकिंग इनटू द वाटर, मैं इनटू का वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक, अब इसमें एक कन्फ्यूजन अक्सर क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स पे, बड़े ध्यान से सुनना ये पॉइंट, कि अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है और मैं उसको देख रहा हूँ, सेंस ये है, क्योंकि रिलेशन बताना है, सेंस ये है कि मसलन आईना है, आईने में मैं क्या देख रहा हूँ, अपने अक्स को देख रहा हूँ। फ़र्ज़ करो मैं पानी में देख रहा हूँ, तालाब में देख रहा हूँ, तो तालाब में कोई चीज़ है, मुझे क्या देख रही है, मैं कहते हैं मछली को देख रहा हूँ। अब मछली किधर है, वो तालाब की हदूद के अंदर है। अब यहाँ किसी चीज़ में देखना नहीं है, यहाँ किसी चीज़ को देखना है, और जिस चीज़ को देखना मुराद है वो चीज़ आगे अगली चीज़ की हदूद में है, तो फिर यहाँ इनटू नहीं लगेगा, यहाँ किसी चीज़ को देखने के लिए एट लगेगा, और वो चीज़ जहाँ है वो चूँकि हदूद में है वहाँ ही लगे। मतलब मिसाल के तौर पे ही इज़ लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन, ही इज़ लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, यानी ही इज़ लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन। देखो ना, आईना ये है, आईने में देख रहा हूँ, मैं तो बाहर हूँ, आईने में क्या देख रहा हूँ, मेरा अक्स मेरा किधर है, मैं बाहर हूँ, अक्स मेरा आईने में है। तो मैं जब आईने में देख रहा हूँ तो मैं बाहर हूँ, अक्स मेरा आईने में है, तो मैं कहूँगा मैं आईने अक्स को देख रहा हूँ कि अक्स में देख रहा हूँ। आईने तो मैं देख रहा था, लेकिन अक्स को देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट माई रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किधर है, अब आईने की हदूद में, तो वहाँ इनटू नहीं लगेगा, इन द मिरर। ये फ़र्क बच्चों याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है, ये इनटू से रिलेटेड है, कॉमन एरर्स में भी आता है, वैसे भी ट्रांसलेशन में बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द फिश, बच्चे मछली को देख रहे हैं। कहाँ है मछली, इन द पूल, यानी मछली पूल के अंदर है, बच्चे जो हैं, वैसे बच्चे पूल में देख रहे थे बाहर से, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन आर लुकिंग इनटू द पूल, क्योंकि बाहर थे। लेकिन पूल में हम कहते क्या देख रहे हो, कहीं मछली ये देख रहे हैं, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन आर लुकिंग एट, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, लुकिंग एट द फिश इन द पूल। ठीक, बिल्कुल इसी तरह बच्चों, सो ये इस्तेमाल हो गया, डिफरेंस हो गया किसका, इन और इनटू का। ठीक है, हमने कितने डिफरेंस देख लिए, इन, इनटू,
इन, इनसाइड, आउट, आउटसाइड। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क आता है, ऑन, ओवर, अबव। फिर ध्यान सुने, ऑन, ओवर, अबव। देखो तीनों का मतलब होता है ऊपर। तीनों का मतलब क्या होता है? ऊपर। बड़े ध्यान सुने, ऊपर। ऑन का मतलब भी पर, ओवर का मतलब भी पर या ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर। फर्क क्या है? ध्यान सुने। जब कोई चीज, ये ग्लास है मेरे हाथ में, जब कोई चीज किसी चीज पर हो, या मिसाल अब यही आपने देखनी है, ये पर हो, किसी चीज पर हो, टेबल पर है और उसको टच कर रही है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन। अगर वही चीज उससे ऊपर हो जाए, निस्बतन ऊपर हो जाए, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर हो, यानी इसका मतलब यहां से गिरे तो फिर टेबल के ऊपर, ये क्या हो गया? ये हो गया ओवर। यानी ग्लास इज ओवर द टेबल, ग्लास इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ओवर द टेबल। लेकिन अगर फर्ज करो मैं ग्लास को हटा देता हूं इधर से, अब ये टेबल सी हद से हट गया, अलग हो गया, अब मैं क्या कहूंगा? द ग्लास इज अबव द टेबल, क्योंकि अब मुराद निस्बतन ऊपर है, बिल्कुल ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे ये छत है मेरे ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो रूफ है ये क्या है? इज ओवर मी, क्योंकि मेरे ऊपर है, लेकिन इट्स अबव मी एज वेल। यानी देखो ना, जो चीज ओवर है वो आपके अबव है। देखो फिर सुन लें, ये ग्लास टेबल पे है, ऑन, ऊपर आ गया, ओवर। ये ओवर भी है, यानी बिल्कुल ऊपर भी है, और निस्बतन ऊपर भी है, तो ये ओवर भी है, अबव भी है। लेकिन जब यहां हो जाएगा तो ये ना ऑन रहा ना ओवर रहा, सिर्फ क्या रहा? अबव रहा, क्योंकि अब ये गिरे तो ये नीचे गिरेगा, ये टेबल पे नहीं गिरेगा। तो कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल ऊपर हो तो ऑन लगता है, अगर टच कर रही हो। अगर टच ना कर रही हो लेकिन बिल्कुल ऊपर हो तो ओवर लगता है। लेकिन अगर कोई चीज निस्बतन ऊपर हो, उसे देखो ना, वो ट्यूबलाइट है, तो यहाँ ये ट्यूबलाइट है, तो ये ट्यूबलाइट मेरे से ऊपर है, लेकिन मेरे ऊपर, सर के ऊपर तो नहीं है ना, साइड पे है, लेकिन मेरी निस्बत तो ऊपर है, तो हम क्या लगाएंगे? अबव लगाएंगे। तो अबव लगता है बच्चों निस्बत के लिए। अबव किसके लिए लगता है? निस्बत के लिए। ओवर किसके लिए लगता है? बिल्कुल ऊपर होने के लिए, छत मेरे बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, अब देखो पंखा जरा साइड पे है, लेकिन मेरे अबव है, ओवर नहीं है, क्योंकि ओवर तब हो जब मेरे सर पे हो। ठीक है, ये ग्लास ओवर है, अबव भी है। सो जो चीज़ ओवर होगी वो अबव होगी, लेकिन वो जो चीज़ अबव होगी वो ओवर नहीं होगी। मिसाल देखो इसकी, योर बुक इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब है जो किताब है वो बिल्कुल मेज़ के ऊपर पड़ी हुई, जिसे मैंने कहा योर ग्लास इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह द सीलिंग फैन इज़ ओवर द टेबल, जब मैं ये कहूँगा सीलिंग फैन टेबल के ऊपर है, ओवर है, तो इसका मतलब बिल्कुल ऊपर है, नीचे टेबल है, ऊपर फैन है। इसलिए खुदा ना खास्ता फैन गिरे तो सीधा टेबल के ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, और निस्बतन भी ऊपर है, तो उसको मैं अबव भी कह सकता हूँ। लेकिन द ट्यूब लाइट इज़ अबव द टेबल, ट्यूब लाइट चूँकि साथ दीवार पे लगी हुई है, वो टेबल के ऊपर नहीं है, वो सामने लगी हुई है, इसके ऊपर नहीं लगी हुई, तो हम क्या कहेंगे? वो लगी हुई है, इसके ऊपर नहीं लगी हुई, तो हम क्या कहेंगे? अबव। अबव का मतलब होता है निस्बतन। लेकिन फ़र्क याद रखें, जो चीज़ ओवर होती है वो अबव हो सकती है, लेकिन जो चीज़ अबव होती है वो ओवर नहीं हो सकती। ये फ़र्क आपने याद रखना है। ठीक, उसके बाद इसी का उल्ट कर लें तो अंडर और बिलो। अंडर हम कहते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। ये देखो, ये मेरा हाथ है, हाथ के नीचे है ग्लास। अब ये मेरे हाथ के नीचे टच कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन बिल्कुल नीचे हो, तो हम क्या कहेंगे? ये मेरे अंडर भी है, ठीक है, और ये बिलो भी है, क्योंकि ये निस्बतन भी है। लेकिन अगर फर्ज करो ये इधर हो गया, हाथ मेरा ये और ग्लास ये, अब ये मेरे अंडर नहीं रहा, अब ये बिलो है सिर्फ निस्बतन। अंडर का मतलब वही है जो ऑन और ओवर का है। अंडर का मतलब है किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे होना, चाहे उसको टच कर रही हो या ना कर रही हो। लेकिन अब बिलो का मतलब है निस्बतन नीचे होना, यानी किसी चीज़ का निस्बतन नीचे, यानी मेरा वो फ़ैन है, आई एम बिलो दैट फ़ैन, आई एम नॉट अंडर दैट फ़ैन, लेकिन आई एम अंडर दिस रूफ। छत के मैं अंडर हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल ऊपर है, उसके मैं अंडर हूँ, लेकिन जो है वो फ़ैन के मैं क्या हूँ? बिलो हूँ, या ट्यूबलाइट के मैं क्या हूँ? बिलो हूँ। उसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे, योर शूज़ आर अंडर द टेबल, योर शूज़ आर अंडर द टेबल। इसका मतलब क्या है कि वो टेबल की हदूद के अंदर, ये नीचे जूते उसके पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे योर शूज़ आर अंडर द टेबल। योर बुक इज़ अंडर माई बुक, इसका मतलब मेरी किताब है उसके नीचे बिल्कुल किताब,
मैं कहता यार मेरी किताब किधर है, तेरी वो मैं कहता वो तेरी मेरी किताब के नीचे है। इसका मतलब ऊपर मेरी किताब पड़ी है, नीचे तुम्हारी किताब पड़ी है, टच कर रही है, तो हम कहेंगे अंडर। ठीक, या द स्विच बोर्ड इज बिलो द ट्यूबलाइट। अब देखो ना, ट्यूबलाइट वो है, स्विच बोर्ड ये है, स्विच बोर्ड ये है, ट्यूबलाइट वो है। इसका मतलब है या ट्यूबलाइट वो है, स्विच बोर्ड ये है, लेकिन उसके निस्बतन नीचे है, तो हम क्या कहेंगे, द स्विच बोर्ड इज बिलो द ट्यूबलाइट। सो बच्चों याद रखो, फिर देखो, फिर मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। ऑन का मतलब है बिल्कुल ऊपर, ओवर का मतलब है बिल्कुल ऊपर लेकिन टच ना कर रहा हो, और वो निस्बतन ऊपर भी है। जो ओवर है वो अबव भी है, और अबव साइड पे हो जाए तो सिर्फ अबव है, क्योंकि वो निस्बतन ऊपर है, बिल्कुल ऊपर नहीं है। इसी का उल्टा कर लें, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, टच कर रही है, ये हाथ मेरे हाथ के अंडर है, यहाँ भी अंडर है, यहाँ भी अंडर है, यहाँ भी अंडर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंडर नहीं रहा, क्या रहा, बिलो। ये ऊपर है, ये नीचे, निस्बतन। एक निस्बत है, एक बिल्कुल है। अंडर इज बिल्कुल, बिलो इज निस्बतन। ये फ़र्क बच्चों याद रखना है। इसी तरह बड़ा आसान फ़र्क है बच्चों बिटवीन और अमंग में, लेकिन वो अक्सर इसको गलत कर देते हैं। बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान बात हो रही है, दो बंदों की लड़ाई हो रही है तो बिटवीन, दो से ज़्यादा हो गया तो अमंग। बड़ा आसान है। वी यूज़ बिटवीन फॉर टू पर्सनस और प्लेसेस, अमंग फॉर मोर देन टू, एनीथिंग मोर देन टू। लेकिन जब नाम ले लिया जाए, नाम ले लिया जाए, तो फिर शायद दो से ज़्यादा भी हो। मतलब मैं कहता हूँ ये पैसे दो लड़कों में बांट दो, तो बिटवीन टू बॉयज़। तीन लड़कों में बांट दो, अमंग थ्री बॉयज़। अनवर, अख्तर, मुनीर और अजमल में बांट दो, बिटवीन। फिर सुन लें, दो में बांट दो, बिटवीन। तीन में बांट दो, 10 में बांट दो, अमंग। लेकिन नाम जब ले लिया तो क्या लगेगा, बिटवीन। ये अक्सर कॉमन एरर में ये भी चीज़ आती है और स्टूडेंट अक्सर ये भी गलत करते हैं, ठीक है। मिसाल इसकी मैं आपके सामने देता हूँ। देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स, के दो फ्रेंड्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, एक झगड़ा था, ठीक। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग द फोर ब्रदर्स, चार भाइयों में इस प्रॉपर्टी को तकसीम कर दे, तो अमंग। अब नाम तो नहीं उनके बोले ना, चार भाई, तादाद बोली गई। लेकिन अ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, कहता है एक झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई चल रही है, किसके दरमियान, अख्तर, अजमल एंड मुनीर। वहाँ हम अमंग लगाएंगे, नो, बिटवीन। हालांकि तीन है, बंदा कहते हैं तीन है ये तो, नो। सो बिटवीन कितनों के लिए इस्तेमाल हुआ बच्चों, दो के लिए। अमंग दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन जब नाम ले लिया, चाहे वो चाहे दो हों, तीन हों, चार हों, 5 हों, 10 हों, अगर उनके दरमियान बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बिटवीन, ठीक। उसके बाद आ गया बच्चों अगला इस्तेमाल, 11वां इस्तेमाल है बाय, थ्रू और विद। ये बच्चों अक्सर ये तीन अल्फाज जो हैं ये आपस में कंबाइन, अगर आप देखें आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा चीज़ें कंबाइन बता रहा हूँ कि जो दो अल्फाज हैं मिलती जुलती सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन चेंज आ जाती है उनके कॉन्टेक्स्ट में, मायने में। ये बाय, थ्रू और विद ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सोर्स, किसी चीज़ को ज़रिया बनाएं, सोर्स बनाएं किसी चीज़ का, तो हम ये अल्फाज करते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है। सिंपल तो नहीं इतना कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट फ़र्क है। फ़र्क ये बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें कि ज़रिया हरकत में हो, सोर्स हरकत में है, और सब्जेक्ट यानी जो जिसने उसको यूज़ किया है वो साकन है, तो हम बाय इस्तेमाल करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ कि ही इज़ ट्रैवलिंग बाय बस, कि वो बस पे ट्रैवल कर रहा है। अब देखो ना, सोर्स क्या है, बस। चल कौन रहा है, बस। आई केम टू सियालकोट बाय ट्रेन। सो देखो बाय ट्रेन जब मैं कहता हूँ, कई दफ़ा हम बाय रोड भी कह देते हैं, वहाँ जब बाय रोड लफ्ज़ मुराद होता है वो रोड नहीं होता, वो होता है सो द व्हीकल दैट मूव्स ऑन द रोड, वहाँ भी मुराद व्हीकल ही होता है, याद रखिए फ़र्क। सो जब मैं कहता हूँ कि बाय बस, तो इसका मतलब है हरकत कौन कर रहा है, बस। मैं तो साकन हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, बाय, ठीक है। इसी तरह अगर उल्ट कर दें, अगर ज़रिया साकन हो जाए, सब्जेक्ट हरकत में हो जाए, मतलब मैं कहूँगा कि चोर जो है वो खिड़की के रास्ते आया, सोर्स क्या था, खिड़की। सोर्स क्या था, खिड़की। अब साकन कौन है, चोर के खिड़की, नेचुरली सोर्स अब साकन है और चोर जो है वो हरकत में है, तो हम क्या कहेंगे, द थीफ एंटर्ड द हाउस बाय द विंडो, नो, थ्रू द विंडो। यानी विंडो साकन था, थीफ हरकत में था, तो वहाँ हम थ्रू इस्तेमाल कर देंगे। तो जब इसका मतलब उल्ट हो गया
कि जब ज़रिया साकन हो जाए, सब्जेक्ट हरकत में हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम थ्रू इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी सोर्स को हम खुद हैंडल करते हैं, मतलब पेन के साथ मैं लिखता हूँ, तो पेन क्या है? सोर्स है लिखने का, ठीक है। रेंच के साथ मैं कोई पाइप कस रहा हूँ, तो वो क्या सोर्स है, तो वहाँ मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? विद, ठीक है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, ठीक है। इसका मतलब वो सोर्स है, तो वो लिखने का सोर्स ज़रिया है, लेकिन वो सोर्स को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। जब मैं खुद हैंडल करूँगा तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? विद। फिर सुन ले, जब सोर्स हरकत में हो तो हम क्या लगाएंगे? सोर्स हरकत में हो और सब्जेक्ट साकन हो तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बाय। या उल्ट हो जाए, सोर्स साकन हो और सब्जेक्ट हरकत में हो तो हम लगाएंगे विद, थ्रू। और जब सोर्स को खुद हैंडल किया जाए तो हम लगाएंगे विद। मिसाल देखें, तीनों की एक एक मिसाल। आई वेंट टू लाहौर बाय बस, कि मैं बस के ज़रिए लाहौर गया, तो आई वेंट टू लाहौर बाय बस, तो हरकत में कौन था? बस हरकत में थी, मैं साकन था तो बाय लग गया। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, चोर जो है खिड़की के रास्ते आया, खिड़की ज़रिया था लेकिन साकन था, चोर हरकत में था, थ्रू लग गया। ही रोट अ लेटर विद ए पेन, उसने लेटर लिखा, किसके ज़रिए लिखा? फिर ज़रिया क्या था? पेन, लेकिन पेन खुद लिख सकता है? वो बोले और वो लिखे? नहीं, उसको लिखना पड़ा, तो हम लिखेंगे विद। सो ये तीनों अल्फाज बच्चों ज़रिए के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह तीन अल्फाज हैं जिनका मतलब होता है के साथ, के साथ साथ, और वो तीन अल्फाज होते हैं विद, अलोंग, अलोंग विद। अगला इस्तेमाल है 12वां, कि विद, अलोंग और अलोंग विद। ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? अब सुने ध्यान से, कि विद हम कब इस्तेमाल करते हैं, अलोंग कब इस्तेमाल करते हैं, और अलोंग विद कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक, विद बच्चों हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब जनरल सेंस हो, कि मैं कहूँ मैं अपने अब्बू के साथ लाहौर गया, आई वेंट टू लाहौर विद माई फादर। अब उसमें चाहे सेंस हरकत हो ना हो, मकसूद जनरल सेंस हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ हो, तो हम उसके लिए विद इस्तेमाल करते हैं। आई एम सिटिंग विद माई फादर, ही इज़ सिटिंग विद हिज अंकल, तो वो वहाँ बैठे हैं, इतनी हरकत भी नहीं कर रहे, लेकिन वो विद लगेगा। लेकिन जब एक चीज़ साकन हो और दूसरी हरकत कर रही हो, उसके साथ साथ चल रहे हैं, मसलन देखो ना, मैं कहता हूँ ही इज़ वॉकिंग विद द रोड, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अगर तो वो सड़क के ऊपर चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या, रोड भी चल रहा है? नहीं, रोड के साथ साथ चल रहा है, फिर हम लगाएंगे अलॉन्ग। और अलॉन्ग विद हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब डेफिनेटली ज़ोर दे के हम ये कहना चाहें कि दोनों चीज़ें साथ साथ एक ही मोशन में हैं, एक ही हरकत में है। मतलब मिसाल तौर पे ही इज़ रनिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन भी भाग रही है, चल रही है, और वो भी साथ साथ भाग रहा है, तो वहाँ मैं विद द ट्रेन नहीं कहूँगा, अलॉन्ग विद द ट्रेन। सो बच्चों फिर देखो सेंस का फ़र्क है, फिर सुन लें, विद जनरल सेंस है, वो हरकत हो साकन हो दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। अलॉन्ग जब एक साकन हो और एक हरकत कर रहा हो, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो इसका मतलब है ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रेन, इसका मतलब है कि ट्रेन साकन है, वो सिर्फ चल रहा है। लेकिन ही इज़ रनिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, तो इसका मतलब है ट्रेन भी चल रही है और वो भी चल रहा है। तो सेंस फिर देखें रिलेशन कैसे उनका आपस में बदलता है। इनको बार बार मिसालों को आपने देखना है, मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ। आई वेंट टू लाहौर विद माई फादर, इसका मतलब मैं अब्बू के साथ लाहौर गया। अब वो चाहे उसमें साकन था, हरकत था, कोई सेंस नहीं, जनरल सेंस में यूज़ हुआ। इसी फिक्र को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, ही सिटिंग विद हिज फादर, वो अपने अब्बू के साथ बैठा है। अब यहाँ हरकत तो नहीं है, बैठे हैं चुप करके दोनों, तो हम कहेंगे कि विद। ठीक, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब देखो ना, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इसका मतलब क्या है, रोड भी चल रहा है साथ साथ? नहीं, रोड के साथ साथ चल रहा है वो, यानी रोड साकन है, वो साथ साथ चल रहा है। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रेन, ट्रेन साकन है, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द बस, बस साकन है, वो चल रहा है। ठीक, और तीसरा, असलम एंड अनवर आर रनिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, ये दोनों साथ साथ भाग रहे हैं। या मैं ये कह सकता हूँ, असलम इज़ रनिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन भी चल रही है, भाग रही है, और वो भी साथ साथ भाग रहा है। यानी ट्रेन चल पड़ी है ना, बंदा भाग रहा है साथ साथ, उसके डिब्बा पीछे रह गया उसका, तो वो भाग रहा है उसके साथ, उसको कैच कर ले, तो हम कहेंगे अलॉन्ग विद, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, मोशन में हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ें जब साथ साथ हों और हरकत में हों वाज़े तौर पे, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अलॉन्ग विथ। ठीक, इसी तरह बच्चों फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ये भी के लिए, ज़रिए के लिए ही, ये किसी चीज़ के लिए यूज़ है। मतलब देखो ना,
किसी के लिए कोई चीज़ ली जाए, मतलब मैंने अपने भाई के लिए एक पेन लिया है तो हम मैं सेंस लगा दूंगा फॉर, ठीक है। किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी हो, ठीक है, तो हम किसी के लिए कि किसी से, हाँ सॉरी, किसी से हमने कोई चीज़ ली हो तो हम लगाएंगे फ्रॉम। मतलब देखो ना, मैंने अपने भाई के लिए पेन लिया तो आई बॉट अ पेन फॉर माई ब्रदर। मैंने अपने भाई से पेन लिया तो आई बॉट अ पेन फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है। आई बॉट अ पेन फ्रॉम माई, ठीक है, तो वो मैं उसको, या आई गॉट अ पेन फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है, मैंने उससे लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं किसी से लिया, खरीदना भी सेंस हो सकता है, वैसे उधार लेना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर खरीदा तो बॉट लगा दें, अगर वैसे लिया तो ब्रॉट लगा दें या गॉट लगा दें, दोनों में से कोई भी लगा दें। ऑफ जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी है। मतलब ये टेबल है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये चेयर है, ये टेबल है, तो टेबल किसका बना हुआ है? वुड का। तो हम क्या कहेंगे? द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो उसका। तो ये भी एक किस्म का जरिया ही है, लेकिन सेंस होती से, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ का होना। किसी के लिए कुछ करें तो फॉर होगा, किसी से कुछ करवाएं, किसी से कोई मदद लें तो फ्रॉम होगा, और कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हो तो उसको लिए ऑफ होगा, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं उसकी मिसाल आपको फिर जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको मिसालों से बड़ी अच्छी समझ आती हैं। दिस बुक वॉज बॉट फॉर अख्तर, दिस बुक वॉज बॉट फॉर अख्तर, ये किताब अख्तर के लिए ख़रीदी गई थी। इसका मतलब है कि जब ख़रीदी गई थी उसी वक्त ज़हन में था कि ये किसके लिए है? अख्तर के लिए, ठीक है। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से ली? मैंने मार्केट से ली थी, तो देखो ना, मार्केट से ली, वहाँ सेंस हो गई से। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट, और उसके बाद दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ है, तो हम कहेंगे टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है। तो उधर हम ऑफ लगा देंगे। सो देखो, फॉर के लिए, फ्रॉम से, और ऑफ का, या वो भी से की सेंस में आ सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तीनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा, इसी तरह बच्चों एक और इस्तेमाल है कि बिफोर आगे, सामने, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने, अहेड निस्बतन आगे। ये डायरेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, या जगहों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लोकेशंस को भी ज़ाहिर करते हैं। मतलब मिसाल तौर पे बिफोर मैं कब लगाता हूँ? जब कोई चीज़ मेरे सामने हो, कहीं भी हो, एवरीथिंग दैट इज़ इन माई व्यू इज़ बिफोर मी, ठीक है ना। मतलब मिसाल तो मैं कहता हूँ चिल्ड्रन आर प्लेइंग बिफोर मी, तो इसका मतलब कोई उधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, लेकिन सब मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे बिफोर। इसी का ऑपोजिट कर दो, हर वो चीज़ जो मेरे बिल्कुल पीछे है, जो मुझे नज़र नहीं आ रही, इट्स बिहाइंड मी। अब वो दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, कहीं भी है, इट इज़ बिहाइंड मी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है? ये मतलब ये कैमरा है जिसमें मैं देख के लेक्चर दे रहा हूँ, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। या ये मेरा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। लेक्चर खुला हुआ है मेरे सामने, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। और तीसरा है अहेड। अहेड का मतलब निस्बतन। फ़र्ज़ करें आप बस में बैठे हैं, एक सीट पे आप बैठे हैं, आपसे अगली सीट पे एक बैठा है, तो जो आपसे अगली सीट पे बैठा है, ही सिटिंग अहेड ऑफ यू, तो वो चाहे आपके दोनों के मुंह आगे की तरफ है, लेकिन एक मैं यहाँ बैठा हूँ, एक मेरे पिछली सीट पे बैठा है, तो उसकी निस्बत में क्या हूँ? आई एम अहेड ऑफ हिम, ठीक है। दो बंदे चल रहे हैं, एक आगे चल रहा है, एक पीछे है, तो हम कहेंगे ही इज़ वॉकिंग अहेड ऑफ हिम। तो वो चल रहे हैं ना, लेकिन वो एक आगे आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे है, तो हम कहेंगे ही इज़ वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक, अहेड। सो फिर सुन लें, बिफोर कोई चीज़ मेरे सामने है, कहीं भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन मेरे व्यू में है बिफोर। कोई चीज़ मेरे पीछे है, मेरे व्यू में नहीं है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, बिहाइंड। कोई चीज़ मेरे बिल्कुल सामने है आंखों के, तो हम क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ। और अगर कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ की निस्बतन आगे है, तो हम उसके लगाएंगे अहेड। मिसाल फिर देखें, मिसालों से फिर समझ आ जाएगी। चिल्ड्रन आर प्लेइंग बिफोर ओल्ड जॉन, के बच्चे जो हैं वो ओल्ड जॉन के बिफोर यानी सामने खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग बिफोर ओल्ड जॉन, यानी ओल्ड जॉन के सामने खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके क्या है? सामने है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई ऊपर है, कोई उधर खेल रहा है, कोई उधर गया हुआ है, कोई दरख्त पे चढ़ा हुआ है, कोई झूले ले रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन सब उसको नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? बिफोर। इसी तरह हिज हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब बीच में गली हो सकती है, रोड हो सकता है, मेरा घर इधर है, उसका घर ऑपोजिट है एक दूसरे के, वो मेरे बिल्कुल सामने है, ठीक है। इसी तरह
ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, वो मेरे निस्बतन आगे बैठा है। इसका मतलब मैं इस सीट पे बैठा हूँ, हो सकता है उसे अगली सीट पे बैठा हो, तो मैं कहूँगा वो मेरे निस्बतन आगे, डायरेक्शन दो, मेरे सामने मेरे मुंह करके बैठा है तो वो फिर अहेड नहीं होगा, वो इन फ्रंट ऑफ होगा। लेकिन अहेड तब होगा तब जब उसका भी मुंह इस तरफ हो, मेरा भी इस तरफ हो, दो बंदे चल रहे हैं, उसका भी मुंह उधर है, मेरा भी उधर है, वो मेरे अहेड है, मैं उसके बिहाइंड हूँ। ठीक, उसके बाद द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे चला गया। ठीक है, या अ बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे इतना पता है मेरे पीछे को खड़ा है। ठीक है, या मैं कहता हूँ देयर इज अ वॉल बिहाइंड मी, देयर इज अ विंडो बिहाइंड मी। ठीक है, ठीक है, देयर इज अ कर्टन बिहाइंड मी, तो बिहाइंड का मतलब है मेरे पीछे कहीं भी। ठीक, सो ये बच्चों इसका यूजेज। इसी तरह बच्चों फिर ये यूज आ जाता है एक दफ़ा कि एक लोकेशन हो ना, जगह, बड़े ध्यान सुनना, उसके लिए हम बाय भी लगा देते हैं, उस पर जगह पर हो, बाय, एट भी लगा देते हैं, अगेंस्ट भी लगा देते हैं, लेकिन तीनों का मतलब मुख्तलिफ होता है। एट का तो मतलब हमने पीछे पढ़ा कि बिल्कुल उसके ऊपर, बाय का मतलब होता है करीब, बाय का मतलब क्या होता है करीब, और अगेंस्ट का मतलब होता है उसके साथ टेक लगा के, झुक के। अब मैं इसकी एक ही मिसाल देता हूं, एक दरवाजा है, एक लड़का बिल्कुल उस दरवाजे पर ही खड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, एट। दरवाजे के करीब खड़ा है या पास से गुजर रहा है, बाय। और अगर दरवाजे के साथ लटका हुआ है, झूल रहा है, तो अगेंस्ट। ठीक है, या मिसाल ये दीवार है, मैं दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, या आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि मैं वॉल के साथ टेक लगाई हुई है। ठीक है, लेकिन अगर ये दरवाजा वो है और मैं करीब हूं, तो आई एम सिटिंग बाय द डोर, करीब मेरे डोर है तो मैं बाय द डोर। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल कोई दरवाजे पे खड़ा, मैं कहता हूं अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, इसका मतलब बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो एट का मतलब है बिल्कुल उस जगह पर, बाय का मतलब है करीब, बेशक थोड़ा आगे पीछे हो जाए, करीब। ठीक है, और अगेंस्ट का मतलब है टेक लगा के या सहारा लेके या उसके ऊपर खड़े होना। अब इसकी मिसाल, एक ही मिसाल में बच्चों तीनों का इस्तेमाल आएगा, बड़े ध्यान से मिसाल देखना। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा था, When I passed by his house, जब मैं उसके घर के पास से गुजरा, तो बाय कब लगा है, जब ऊपर नहीं है, करीब है, उसके घर के करीब से गुजरा। ठीक है, while his brother was leaning against the door, जबकि उसका भाई जो है वो लीन करा, लीन का मतलब क्या होता है, झुकना, टेक लगाना, कि उसका भाई जो है वो दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा था। तो देखो एक ही जुमले में हमने तीन सेंस लिए, तीन रिलेशन लिए, तीन सेंस लिए। फिर सुनने, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा था, इसका मतलब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था। ठीक है, व्हेन आई पास्ड बाय हिज हाउस, जब मैं उसके घर के करीब से गुजरा, इसका मतलब मैं कोई 10 फुट दूर से गुजरा हूं लेकिन उसके घर के करीब से गुजरा हूं। ठीक है, वाइल हिज ब्रदर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द डोर, जबकि उसका भाई जो है टेक लगा के खड़ा था। एक वैसे खड़ा है दरवाजे पे, एक ने साथ टेक भी लगाई हुई है, जिसने टेक लगाई हुई है उसके लिए हमने क्या लगाया, उसके लिए हमने अगेंस्ट लगा दिया। तो ये देखो बच्चों, एक ही मिसाल में तीनों का इस्तेमाल जो है वो आ गया। इसके बाद इसका बच्चों आखिरी इस्तेमाल है अक्रॉस, ये भी जगहों के लिए यूज होता है, बियॉन्ड, अप टू। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो ना, अक्रॉस, पार। अब देखो सर रोड है, ये मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूं, एक बंदा रोड के उस तरफ खड़ा है, तो हम कहेंगे ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अब उसके लिए आई एम स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अच्छा, फर्ज करिए टेबल ही है जहां मैं बैठा हूं, मैं इधर बैठ जाता हूं, एक लड़का उधर सामने आके बैठ जाता है, मैं इस तरफ, तो हम क्या कहेंगे, ही इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ही इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल। तो अक्रॉस इसलिए कि टेबल के उस पार है, मैं टेबल के इस पार, तो अक्रॉस। ठीक है, बियॉन्ड कब लगता है, जब एक लाइन ड्रॉ की गई हो उससे आगे, उसे मैंने एक लाइन लगाई, बॉयज आर स्टैंडिंग बियॉन्ड दैट लाइन। ठीक है, लड़के उस लाइन से आगे खड़े हैं, तो मैं कहूँगा दे आर स्टैंडिंग बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है उससे आगे, किसी चीज़ से आगे। या मैं कहता हूँ यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, इसका मतलब है इस लाइन से आगे तुम नहीं जा सकते, पीछे रह सकते हो, पीछे जहाँ मर्जी रहो, इस हद से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, और अप टू का मतलब होता है हद तक। मतलब मैंने फिर लाइन लगाई, मैंने कहा यू कैन मूव अप टू दिस मार्क, इसका मतलब इस मार्क तक तुम जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। फिर सुन ले, अक्रॉस का मतलब है पार। ठीक है, अक्रॉस, एक होता है क्रॉस, वर्ब है,
वो क्रॉस करना, पार करना, ये वो नहीं है। अक्रॉस का मतलब पार होना, जगह। मतलब मिसाल तौर पे नहर है, मैं नहर की इस तरफ हूँ, मेरा दोस्त उस तरफ है, उसका नाम है अनवर, तो मैं कहूँगा अनवर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द लेक। इसका मतलब मैं लेक के इधर हूँ, वो लेक के उधर है, या स्ट्रीम वो उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, उसके लिए मैं क्रॉस हूँ, मेरे लिए वो क्रॉस है। ठीक है। बियॉन्ड का मतलब है एक लिमिट से आगे या लिमिट से पीछे। मैंने एक लाइन लगा दी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स यू कांट गो बियॉन्ड दिस लाइन। इसका मतलब इससे पीछे जो मर्जी करो, खेलो, जो मर्जी करो, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है। या यू कैन गो बियॉन्ड दिस लाइन, इसका मतलब इससे आगे जा सकते हो, लेकिन लाइन एक लिमिट लगा दी गई। और अप टू का मतलब है उस लाइन तक, यू कैन गो अप टू, यू कैन नॉट गो अप टू, यानी अप टू का मतलब है उस हद तक। एक है लाइन जिससे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, एक है सिर्फ उसकी हद तक हो सकता है, उससे आगे कोई बात नहीं हो सकती, तो हम लगाएंगे अप टू। सो फिर देखिए बच्चों, सेंस बदलती है। ठीक। सो मिसाल फिर मैं देखता हूं, ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। इसका मतलब क्या है, ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड? इसका मतलब है वो सड़क के उस पार खड़ा है, उस पार। मैं, इसका मतलब मैं इस पार हूं, बीच में क्या है, रोड है, वो उस पार है, मैं इस पार हूं। उसके बाद ही स्वैम अक्रॉस द स्ट्रीम टू मीट मी। वो ही स्वैम यानी उसने तैरा, अक्रॉस यानी इसका मतलब उस पार गया, तैर के उस पार गया, द स्ट्रीम टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। ठीक है। इसका मतलब मेरा इलाका उस तरफ था, तो वो तैर के उस तरफ गया मुझे मिलने के लिए। यू कांट गो बियॉन्ड दैट मार्केट। अब मार्केट मैंने हद मुकर्रर कर दी, इस मार्केट से आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब मार्केट से पीछे जितना मर्जी रहो। हाँ, मैं कहता हूँ यू कैन गो बियॉन्ड दिस मार्केट, इसका मतलब मार्केट एक लिमिट होगी ना। अब मैं उसको चाहे कहूँगा नहीं जा सकते या मैं कहूँ जा सकते हो, दोनों सूरतों में वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और ही वॉज अलाउड टू वॉक अप टू दैट पॉइंट, उसको उस पॉइंट तक वॉक करने की इजाज़त दी गई, यानी एक लाइन ड्रॉ की गई, कहा गया ये एक पॉइंट बना दिया गया, कहा कि तुम यहाँ तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम लगाएंगे अप टू। वो भी लिमिटेशन को ज़ाहिर करता है। बियॉन्ड में आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, अप टू में आगे नहीं हो सकता, पीछे हो सकता है या उस तक हो सकता है, इससे आगे नहीं। सो बच्चों देखो, इन प्रेपोजिशन से इसके कॉन्टेक्स्ट को फ़र्क पड़ता है। अब ये बच्चों चीज़ जाहिर करती है कि प्रेपोजिशंस की कन्फ्यूजन कितनी है। थोड़ी सी सेंस बदलती है, इन के साथ सेंस थोड़ी बदले तो इनसाइड बन जाता है, थोड़ी और बदले तो इन टू बन जाता है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ये यूजेज थे, जनरल यूजेज, मुख्तलिफ़ किस्म के। इसमें आप देखो ना, कहने को तो हमने 16 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन एक एक पॉइंट में हमने 3-3, 4-4 प्रेपोजिशंस को यूज़ किया है। तो अगर देखा जाए तो 40-50 प्रेपोजिशन मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाए हैं। इतने ही तकरीबन आपने पिछले लेक्चर में आपने समझे थे। ठीक है। अब आ गई बच्चों आखिरी चीज़ इसकी, और आखिरी चीज़ ये है कि आपने जब इन प्रेपोजिशंस को यूज़ करना है तो एक इनका मखसूस इस्तेमाल है, जिसको आपको मैंने कहा, यू हैव टू बाय अ गुड बुक, गेट इट फ्रॉम अ गुड बुक, यू कैन गेट इट फ्रॉम नोट्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम मार्केट, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी गाइड बुक। और वो क्या है, प्रेपोजिशंस का मखसूस इस्तेमाल। इनको हम मुख्तलिफ नामों से यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कहा जाता है, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस भी कहा जाता है, वर्ब फ्रेजेस भी कहा जाता है, किसी भी नाम से। वर्ब फ्रेजेस का मतलब क्या है कि वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का मतलब यही है कि प्रेपोजिशन किसी फ्रेज के साथ लगा हुआ है। ठीक है। और यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ने जब भी लगना है किसी का, ज़्यादातर नाउन के साथ लगना है या वर्ब के साथ लगना है। तो जब वर्ब के साथ लगता है तो हम उनको वर्ब फ्रेजेस कहते हैं। बच्चों इनको आपने याद रखना है, और इनमें ख़ास तौर पे उनको याद रखना है जिनमें वर्ब एक होगा और प्रेपोजिशन कई होंगे। मिसाल अभी आपने देखी थी, एग्री विद, एग्री एट, एग्री टू। इसी तरह कॉल ए, कॉल एट, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, कॉल, यानी ये कितने एक वर्ड है और उसके लिए कितने हम देखो ना। जब मैं कहता हूँ कॉल एट मीनिंग और है, कॉल इन मीनिंग और है, कॉल फॉर मीनिंग और है, कॉल ऑफ मीनिंग और है, सब के मीनिंग जो है वो डिफरेंट। ये चीज़ें बच्चों आपने सीखनी है। ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था। ये टॉपिक की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब मैं शुरू करता हूँ इसकी एक्सरसाइज। छोटी सी एक एक्सरसाइज है इसकी प्रेपोजिशनल यूजेज की, लेकिन आपने उस एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं करना, आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। हाँ तो बच्चों अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज पे।
अब इसकी मैंने एक ही एक्सरसाइज बनाई है प्रेपोजिशंस की, क्योंकि बच्चों सिर्फ आपने इस एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं करना, आपने इसको थॉरोली रैनन मार्टन से, उसके अलावा ग्रामर की जो किताबें आपको मिलती हैं वो गूगल में रिसर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ब फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कम है। लेकिन ये जो रूल्स बताए हैं ये वो चीज़ें हैं जो आम दिनों में डेली यूजेज में हमारे आती हैं, मखसूस इस्तेमालात हैं, इनको आपने याद रखना है। प्रेपोजिशन इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट हैज़ टू बी लर्नड विद अ थॉरो प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, थॉरो अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज। कभी कभी मैंने कहा ना, मैं 30 साल पढ़ाने के बाद भी अभी कभी कभी गलती खा जाता हूँ इसमें, तो इस मीन्स के इट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस जो है बड़ी सिंपल है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट प्रेपोजिशन, यानी और इसमें इस दफ़ा मैंने एक्सरसाइज में थोड़ी चेंज किया है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। सेंस देखें और ख़ुद लगाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आपको फ़िक्रा दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक है, उस फिल इन द ब्लैंक में आनी है प्रेपोजिशन, आपने अब सेंस देखनी है फ़िक्रे की, और मैं वो सेंस आपके सामने अभी डिस्कस भी करूँगा। तो सबसे पहला फ़िक्रा हम देखते हैं, विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड। यानी मीन देखो ना, वीकेंड, तो वीकेंड जो है वो क्या है, वो एक एग्जैक्ट टाइम है। वीकेंड किसको हम बोलते हैं, सैटरडे या संडे को। तो एग्जैक्ट हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था कि एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टाइम भी आ गया, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, एट। तो हो जाएगा यू विल बी हेयर एट द, विल यू बी हेयर एट द वीकेंड। ठीक, आई यूजली गो आउट डैश मंडे इवनिंग्स। देखो मंडे डे आ गया, डे के लिए हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डेज के लिए क्या लगता है, ऑन। आई यूजली गो आउट ऑन मंडे इवनिंग्स, तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तीसरी मिसाल देखते हैं, आई विल सी यू डैश द मॉर्निंग। अभी हमने पढ़े थे 3 पहर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, क्या लगता है उनके साथ, इन द मॉर्निंग, तो क्या लगेगा, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ठीक, उसके बाद चौथा जुमला देखें, आई एम गोइंग डैश लंडन। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप। आई होप टू सी टॉम डैश आई एम देयर। यानी इसका मतलब है मैं टॉम को मिलूंगा उस दौरान जब मैं वहां हूंगा। तो अब सेंस आपने क्या देखनी है कि मैं कहां जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, तो जाने के लिए क्या लगता है, प्रेपोजिशन टू। तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। आई होप टू सी टॉम डैश आई एम देयर। ड्यूरिंग आई एम देयर नहीं, वाइल आई एम देयर, यानी जिस दौरान मैं वहां होऊंगा मैं उसको मिलना चाहूंगा। ठीक, तो फिक्रा बन गया, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, आई होप टू सी टॉम वाइल आई एम देयर। ठीक, अगला फिक्रा नंबर 5, आई विल फोन यू सम टाइम डैश द आफ्टरनून। ये फिर बिल्कुल पीछे वाले फिक्रे की तरह, देखो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ हमेशा इन द लगता है, तो हम क्या हो जाएगा, आई विल फोन यू सम टाइम इन द आफ्टरनून। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट सी वेरी वेल बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग डैश द बैक। अब देखो जगह बताएगी, बताया था आज के लेक्चर में, आपको बताया कि जब कोई जगह बताई जाए, चाहे उसके अंदर हो या बाहर हो, आगे हो या पीछे हो, लेकिन जगह मखसूस हो, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एट। तो अब देखो ना, फिक्रे की सेंस क्या है, आई कुडंट सी वेरी वेल, मैं ध्यान से ना दे सका, क्यों ना दे सका, बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग, मैं बैठा कहाँ, एट द बैक, एट द बैक, क्योंकि मैं उसके पीछे था, इसे मैं ना देख, मेरा कोई बंदा मेरे आगे बैठा है, मैं नहीं देख सका उसको क्योंकि मैं उसके पीछे हूँ। तो मैं उसके पीछे हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि बैक पे हूँ, लेकिन लोकेशन एग्जैक्ट है, तो उसके लिए क्या लगेगा, एट लगेगा। तो आई कुड नॉट सी वेरी वेल बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग एट द बैक। आगे, हु इज द वुमेन डैश द फोटोग्राफ। अब तस्वीर है, उस तस्वीर के बाहर होगी वुमेन के अंदर होगी, अंदर होगी। तो हम क्या कहा था, कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में हो तो क्या लगता है, इन लगता है। तो क्या हो जाएगा, हु इज द वुमेन इन दैट फोटोग्राफ, हु इज द वुमेन in that photograph. Number 8,
ये फिर लंबा फिक्र है, ध्यान से। कुड आई स्पीक डैश टॉम प्लीज, कुड आई स्पीक डैश टॉम प्लीज, सवालिया निशान। आई एम अफ्रेड, जवाब देने वाला आप क्या कह रहे हैं, आई एम अफ्रेड टॉम इज डैश वर्क, वो कहां है, वर्क पे, काम पर है। बट जैक इज डैश, लेकिन जैक है कहां है, नेचुरली अंदर ही होगा, ठीक। वुड यू लाइक टू स्पीक डैश हिम, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे। अब देखो फिक्रे की सेंस है, एक सिचुएशन बनाई गई है, फिर सुने। कुड आई स्पीक, सवाल करने वाले बेल की है, फर्ज करे को बंदा बाहर आया तो उसने उसको पूछा है, मुलाजम को पूछा है, कुड आई स्पीक डैश टॉम, कुड आई स्पीक टू टॉम, क्या मैं टॉम से बात कर सकता हूं प्लीज। उसने आगे से क्या जवाब दिया, आई एम अफ्रेड टॉम इज एट वर्क, वो काम पर है, किस जगह पे है, काम पे है, ठीक है, इज एट वर्क, काम पे है। बट जैक इज इन, वो अंदर है, जैक अंदर है, इन, अब इन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हदूद में है, इन। वुड यू लाइक टू स्पीक टू हिम, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे। फिर देखें, आई स्पीक 2 दफा आया और दोनों के साथ क्या लगा है, टू लगे, ठीक। आगे, ही स्टार्टेड गोइंग डैश स्कूल डैश द एज डैश 5, यानी उसने स्कूल जाना शुरू किया किस एज में, 5 साल की उम्र में। तो अब देखो प्रेपोजिशन क्या क्या लगेंगे, he started going to school, he started going to school dash the age, age क्या थी, at the age, कौन सी एज, of 5 साल की उम्र में। तो he started going to school at the age of 5, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, he goes dash his office, तो goes के साथ क्या लगता है, टू लगता है, मैं साथ साथ ही अब समझाऊंगा। ही गोज टू हिज ऑफिस, साथ ही मैं उसको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट में कैसे लग रहा है। ही गोज डैश हिज ऑफिस, तो गोज के साथ क्या लगता है, टू, आपको पता ही है। ही गोज टू हिज ऑफिस एवरी डे एक्सेप्ट संडे, कहता है स्वाय संडे को। डैश संडे, अब दिन आ गया तो क्या होगा, ऑन संडे। ही स्टेज, वो रहता है, डैश होम, कहाँ रहता है, घर पर रहता है। ही स्टेज, असल जगह क्या है, घर। अब घर के अंदर रहता है, बाहर रहता है, लॉन में है, कहाँ है, नो, ही स्टेज एट होम, ठीक। एंड वर्क्स, और काम करता है, कहाँ काम करता है, डैश द गार्डन, बाग पर काम करता है, नो, बाग में काम करता है। तो हम कहेंगे एंड वर्क्स इन द गार्डन, ठीक है। तो फिक्रा पूरा क्या बना, मैं फिर पढ़ता हूँ। ही गोज टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस जाता है, एवरी डे, रोजाना जाता है, एक्सेप्ट संडे, स्वाय संडे को। ऑन संडे, संडे वाले दिन, ही स्टेज एट होम, वो घर पे रहता है, एंड वर्क्स इन द गार्डन, और गार्डन में काम करता है, ठीक। उसके बाद 11वां फिक्रा, ये भी लंबा फिक्रा है, ये मैं साथ साथ करूंगा। आई एम गोइंग डैश लंडन, मैं लंदन जा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे, आई एम गोइंग टू लंडन। डैश मंडे, कब जा रहा हूं, मंडे को जा रहा हूं, ऑन मंडे। आई एम गोइंग टू लंडन ऑन मंडे। डैश टॉम, इसके साथ जा रहा हूं, टॉम के साथ, विद टॉम, ठीक, जैसे हमने पढ़ा था विद माई फादर, ठीक। आई एम गोइंग टू लंडन ऑन मंडे विद टॉम। वुड यू लाइक डैश कम, तो लाइक के साथ क्या लगता है, टू। वुड यू लाइक टू कम, अब देखो ना मखसूस इस्तेमाल है, लाइक का प्रेपोजिशन आप पढ़ेंगे वर्ब फ्रेजेस में तो आपको पता चलेगा कि टू लगेगा। लाइक टू कम डैश अस विद अस, आगे वो क्या कहता है, फिर सवालिया निशान। आर यू गोइंग डैश बस, क्या तुम लोग बस पे जा रहे हो। अब बस जिस पे जाना है, बस ने हरकत करनी है, तो क्या लगना है, अभी आज पढ़ा है, बाय। आर यू गोइंग बाय बस, वो कहता है नो, वी आर गोइंग डैश टॉम्स कार। अब यहां बाय नहीं लगना, अब सेंस देखें, अब यानी हम कहेंगे वी आर गोइंग बाय टॉम्स कार, नहीं, वी आर गोइंग ऑन टॉम्स कार, क्योंकि यहां मैंने मखसूस सेंस ये दी है, किस पर जा रहे हैं, सवारी क्या है, टॉम की गाड़ी पर जा रहे हैं। उसने कहा बस से जा रहे हो, नहीं कहा नहीं, टॉम की गाड़ी पर जा रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी से जा रहे हैं। चलो से भी सेंस ठीक है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, ऑन। तो ये थोड़ा सा फर्क, मैं फिर पढ़ता हूं। आई एम गोइंग टू लंडन, मैं लंदन जा रहा हूं ऑन मंडे, किसके साथ जा रहा हूं, विद टॉम।
वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे, टू कम, आना, विद अस, हमारे साथ। वो कहता है आर यू गोइंग बाय बस, क्या बस पे जा रहे हो। वो कहता है नहीं, नो वी आर गोइंग ऑन। तो ये मखसूस इस्तेमाल हो गया कि जब आप किसी की सवारी का नाम लेके कहें कि मैं उसकी गाड़ी पर आ रहा हूँ तो बाय नहीं फिर लगाएंगे, फिर हम ऑन लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 12। आई सॉ हिम स्टैंडिंग डैश द क्यू। वो कितार, क्यू क्या होता है, कितार। तो कितार पर बंदा खड़ा होता है कि में खड़ा होता है, कितार में खड़ा होता है। आई सॉ हिम स्टैंडिंग इन द क्यू। ठीक, बट आई डोंट नो वेदर ही गॉट डैश, यानी लाइन में तो खड़ा था, डैश द बस आर नॉट। अब देखो बस आगे खड़ी हुई, वो लाइन में खड़ा था, बस में वो सवार हुआ है बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो क्या लगेगा, इन के इनटू, इनटू, तो लगेगा आई डोंट नो वेदर ही गॉट इनटू द बस और नॉट, कि क्या वो बस में सवार हुआ। तो जो बस में सवार हुआ वो बाहर से अंदर सवार हुआ, तो जगह आई सॉ हिम स्टैंडिंग इन द क्यू बट आई डोंट नो वेदर ही गॉट इनटू द बस और नॉट। ठीक, अगला फिक्रा देखें। द कार स्टॉप्ड डैश द ट्रैफिक लाइट। अब देखो ना, जहां ट्रैफिक लाइट थी गाड़ी वहां आकर रुकी, तो मखसूस जगह कौन सी थी, ट्रैफिक लाइट। तो क्या लगेगा मखसूस जगहों के लिए एट। द कार स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट। अब जरूरी नहीं कि उसको बिल्कुल ऊपर रुकी, करीब रुकी, वहीं रुकी, वहां जहां रुकी वहां ट्रैफिक लाइट थी। ठीक, एंड कुड नॉट स्टार्ट अगेन, और स्टार्ट ही ना हुई, वहां आके रुक गई और स्टार्ट नहीं, इंजन बंद हो गया। ठीक, सो द ड्राइवर गॉट डैश, गॉट आउट, ड्राइवर बाहर निकला ना, बाहर निकला, एंड पुश्ड इट, अब गाड़ी को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, डैश द साइड ऑफ द रोड। अब देखो रोड की साइड पे ले गया है, तो फिर क्या लगेगा, ऑन कि अलोंग, अलोंग, तो हम कहेंगे अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अलोंग द साइड ऑफ द रोड। देखो कितने प्रेपोजिशन है, हर एक का रिलेशन डिफरेंट है, हर एक की सेंस डिफरेंट है। फिर देखें सुने, जुमला लंबा जुमला है, मैं जानबूझ के लंबे जुमले देता हूँ इसलिए कि एक जुमले में ही 3-4 यूजेज है, वरना एक जुमला दे दूँ और उसमें एक प्रेपोजिशन हो तो बड़ा ईजी है। मैं चाहता हूँ 4-5 यूजेज इकट्ठे आप देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, सेंस देखें। फिर सुने, द कार स्टॉप्ड, कार कहाँ रुकी, एट द ट्रैफिक लाइट, एंड कुड नॉट स्टार्ट अगेन, स्टार्ट ना हो सकी। सो द ड्राइवर गॉट, ड्राइवर नेचुरली गाड़ी से क्या होगा, बाहर निकला, कॉमन सेंस, गॉट आउट एंड पुश्ड इट अलोंग, साइड पे ले गया, ऊपर नहीं है, साइड पे ले गया, द साइड ऑफ द रोड। ठीक, अगला फिक्रा 14। समवन थ्रू अ स्टोन, किसी ने पत्थर मारा, किसकी तरफ मारा, किसकी तरफ मारा, टारगेट कौन था, डैश द स्पीकर, ऑन द स्पीकर के एट द स्पीकर। समवन थ्रू अ स्टोन एट द स्पीकर, उसकी तरफ मारा। ठीक, इट हिट हिम, सर पे लगा, डैश द हेड, वो पत्थर लगा सर पर, तो जो सर पर लगा है वो सर को आगे टच हुआ है उस पर, तो हम क्या कहेंगे, इट हिट हिम ऑन द हेड एंड नॉक्ड हिज हैट डैश, और उसकी जो टोपी पहनी हुई थी वो उतर गई। तो उतर जाना, ऑफ हो जाना, तो हम कहेंगे एंड नॉक्ड हिज हैट ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ठीक, एक होता है ऑफ, ओ एफ, उसको हम ऑफ बोलते हैं लेकिन वो ऑफ है, एक ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ। ठीक, तो ऑफ का मतलब होता है परे, दूर। ठीक है ना। सो समवन थ्रू अ स्टोन एट द स्पीकर, इट हिट हिम ऑन द हेड एंड नॉक्ड हिज हैट ऑफ, और उसकी हैट को ऑफ कर दिया। ठीक, आगे देखिए, ही अराइव्ड डैश लंडन एट 6 PM। ही अराइव्ड डैश लंडन, वो अराइव का, अब अराइव का मखसूस इस्तेमाल है, अराइव के साथ एट भी लगता है, अराइव के साथ इन भी लगता है। अराइव छोटी जगहों के लिए, इन बड़ी जगहों के लिए। अब यहाँ लंदन है, लंदन बड़ा शहर है, तो हम क्या कहेंगे, ही अराइव्ड इन लंदन, ही अराइव्ड इन लंदन डैश 6 PM, एग्जैक्ट टाइम एट 6 PM, डैश अ फॉगी नवंबर डे, और एक धुंध से भरा हुआ दिन था, तो हम क्या कहेंगे, डे आ गया, तो डे के साथ क्या लगता है, ऑन, ऑन अ फॉगी नवंबर डे, ऑन अ फॉगी
नवंबर डे। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 16। द मैन डैश हिज बैक, द मैन डैश हिज बैक, द मैन एट हिज बैक, यानी जो उसकी पुश्त पे खड़ा है, फिर पुश्त बैक जगह हो गई। डैश द फोटो, है तस्वीर के अंदर, यानी तस्वीर में है लेकिन उसकी पुश्त पे खड़ा है, तो फोटो के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। इन द फोटो कौन है? इज द मिनिस्टर डैश एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है। तो अक्सर लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ, नो, मिनिस्टर फॉर, इज द मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, ये भी मखसूस इस्तेमाल हो गया। उर्दू में बोला गया अजी वो तलीम का मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, आमतौर पे बोल लेते हैं वो ठीक है, लेकिन मखसूस सेंस में होता है मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, नॉट ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, आगे द बॉय वॉज, 17वां सेंटेंस, द बॉय वॉज लीनिंग, झुका हुआ था, अभी पड़ा पीछे, झुका हुआ होना, किसी चीज़ के साथ, दीवार के साथ, दरवाजे के साथ झुका हुआ ना, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ झुका हुआ था। आगे डैश हिज हैंड, विद हिज हैंड, डैश पॉकेट्स, हाथ किस में थे? पॉकेट्स में थे, तो हम कहेंगे विद हिज हैंड्स इन पॉकेट्स, तो उसके हाथ, दोनों हाथ पॉकेट्स में थे, तो विद हिज हैंड्स इन पॉकेट्स। तो फिर जुमला बोलता हूं, द बॉय वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल विद हिज हैंड्स इन पॉकेट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट, आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट, तो आई हैव लिव्ड इन दिस स्ट्रीट डैश 10 ईयर्स। अब देखो अरसा, तो कितने साल हो गए? 10 साल, तो क्या कहूँगा? फॉर, सिंस के फॉर 10 ईयर्स। ठीक, अगला सेंटेंस 19, ही वॉज डैश प्रिजन डैश 2 ईयर्स, ही वॉज डैश प्रिजन, वो जेल में था, ही वॉज इन प्रिजन, जेल के दूध में था, कितने? फॉर 2 ईयर्स, फिर अरसा 2 साल। डैश दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, डैश दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम ही बिकेम इंटरेस्टेड डैश पिजन्स, तो इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन, फिर मखसूस इस्तेमाल है, ये जो वर्ब फ्रेजेस में आपने पढ़ना है कि इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन लगता है इन, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन पिजन्स, कि वो कबूतरों में शौकीन हो गए। फिर जुमला पढ़ता हूँ, 4 प्रेपोजिशन यूज हुए हैं। ही वॉज इन प्रिजन फॉर 2 ईयर्स, वो जेल में 2 साल रहा। ड्यूरिंग दैट टाइम ही बिकेम इंटरेस्टेड इन पिजन्स। ठीक, अगला फिक्रा, देयर इज अ पार्सल डैश बुक, के एक पार्सल है बुक का, तो पार्सल ऑफ बुक। ठीक, डैश यू, तुम्हारे लिए, अभी पढ़ा पीछे हमने, फॉर यू, तुम्हारे लिए। डैश द टेबल, कहाँ है? टेबल पर है, ऑन द टेबल। डैश द हॉल, हॉल में है, तो टेबल कहाँ है? हॉल में, तो हम कहेंगे इन द हॉल। तो जुमला फिर देखिए 4 यूजेज आए हैं। देयर इज ए पार्सल ऑफ बुक, कि एक बुक का पार्सल है, किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, फॉर यू। कहाँ है? ऑन द टेबल, टेबल पर है। टेबल कहाँ है? इन द हॉल। सेंटेंस नंबर 21, ही वॉज अलाउड टू राइट अ न्यू एसे, उसको एक नया एसे लिखने का इजाज़त दी गई। कहाँ? डैश द पेपर, इन द पेपर, यानी पेपर के अंदर, जब पेपर दे रहा था पेपर के अंदर उसको इजाज़त दी गई। 22, ही ऑलवेज गोज डैश ऑन संडे, वो हमेशा जाता है, कहाँ जाता है? ऑन संडे, बाहर जाता है। ही गोज आउट, गोज इन नहीं कह सकते, गोज इन टू भी नहीं कह सकते, गोज आउट, बाहर जाता है संडे। बट वाई आर यू स्टैंडिंग डैश, वाई आर यू स्टैंडिंग आउट के आउटसाइड, आउटसाइड, वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड। 23, द बॉयज केम डैश द रूम, लड़के आए, कमरे में आए, अंदर से अंदर आए कि बाहर से अंदर आए? बाहर से, तो हम कहेंगे बॉयज केम इन टू द रूम डैश द विंडो, कहाँ से आए? खिड़की में से। अब खिड़की हरकत में थी कि लड़के हरकत में थे? लड़के, तो क्या लगेगा? थ्रू द विंडो। ठीक है, डैश माई बुक्स, मेरी किताबें लेके आए साथ, विद माई बुक्स, तो क्या होगा? द बॉयज केम इन टू द रूम, लड़के कमरे में आए, कहाँ से आए? चोर दरवाजे से आए, यानी खिड़की में से आए, थ्रू द विंडो, विद माई बुक्स। ठीक, अगला फिक्रा 24,
आई वॉज वॉकिंग विद असलम, मैं असलम के साथ वॉक कर रहा था। डैश अनवर, जब के अनवर, वाइल अनवर वॉज स्टिल वॉकिंग डैश द रोड, वो स्टिल वॉकिंग, इधर दोनों सेंस हो सकती है। ऑन द रोड, वो सड़क पर ही चल रहा था, या अलोंग द रोड, तो यहाँ दोनों लग सकते हैं, ऑन भी अलोंग भी, लेकिन सेंस डिफरेंट होंगी। अगर मुराद है वो अभी भी सड़क पर चल रहा था तो सड़क पर चल रहा था, अगर मैं कहूँगा अलोंग द रोड तो इसका मतलब सड़क के साथ साथ चल रहा था। तो चूंकि यहाँ सेंस कन्वे नहीं है, ऑप्शंस दोनों लग जाएंगे, लेकिन वो दो अलग अलग फिक्रे बन जाएंगे। ठीक, आगे 25, ही इन्वाइटेड मी, किसी को इन्वाइट करना, डैश डिनर, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, कहाँ इन्वाइट किया, अब जगह का नाम, डैश हिज क्लब, अपने क्लब में, तो जगह हमने क्या पढ़ा था, कोई जगह हो, ठीक है, चाहे वो जगह हो या वक्त हो, तो क्या लगेगा, एट, तो हम क्या होगा, एट हिज क्लब, एंड डैश द मील, अब यहां दो लग सकते हैं, एट द मील या ड्यूरिंग द मील, एट भी लग सकता है और ड्यूरिंग भी लग सकता है। ड्यूरिंग द मील यानी जब हम खाना खा रहे थे, या एट द मील खाने के वक्त, दोनों लग सकते हैं, दोनों लगा दें, एट द मील या ड्यूरिंग द मील, ही आस्क्ड मी डैश एडवाइस, फॉर एडवाइस, उसने मुझसे नसीहत पूछी अबाउट हिज बिजनेस। तो फिर देखें, दोबारा मैं फिक्रा बोलता हूँ, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पे बुलाया, कहाँ बुलाया, एट हिज क्लब, अपने क्लब में, एंड ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, या एट द मील, खाने के वक्त, दोनों सेंस ठीक है, ही आस्क्ड मी फॉर एडवाइस अबाउट हिज बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज डैश द इम्प्रेशन, आई वॉज ऑफ द इम्प्रेशन दैट आई पेड यू, मैंने पे किया है, डैश द वर्क, इस काम के लिए पे किया है, फॉर द वर्क यू डिड, किसके लिए किया, मेरे लिए, फॉर मी, तो दो फॉर आ गए, एक के लिए पे किया और मेरे लिए किया, दोनों में फॉर लग गया, तो फिक्रा बन गया, आई वॉज ऑफ द इम्प्रेशन दैट आई पेड यू फॉर द वर्क, उस काम के लिए पे किया, यू डिड, जो तुमने मेरे लिए किया, तो फिर फॉर लग गया, दो फॉर लग गए। ठीक, आगे 27, डोंट आस्क द ऑफिस डैश इंफॉर्मेशन, कहता ऑफिस वालों से मत पूछें, फॉर इंफॉर्मेशन, आई विल प्रोवाइड यू माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद दूंगा, कहता ऑफिस से ना पूछो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड करूंगा। डोंट आस्क द ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन, इन्हें ऑफिस फोन करने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। ठीक, 28, ही थ्रू स्टोन्स, अभी पीछे स्टोन का भी पहले भी आया था, एट द वुल्व्स, उसने वुल्व्स पर पत्थर मारे, ट्राइंग टू ड्राइव देम का मतलब वुल्व्स को क्यों मारे, भेड़ियों को, ताकि वो दूर चले जाए, ड्राइव देम अवे, ठीक, तो फिक्रा बन गया, ही थ्रू स्टोन्स एट द वुल्व्स ट्राइंग टू ड्राइव देम अवे। और 29th, आई थ्रू द बॉल, मैंने बॉल फेंका, किसकी तरफ फेंका, डैश पीटर, एट पीटर या टूवर्ड्स पीटर, दोनों लग सकते हैं, टूवर्ड्स या एट पीटर, बट इंस्टेड के साथ क्या लगता है, उस दिन पढ़ा था, कंजंक्शन में पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट बैक डैश मी, थ्रोइंग इट बैक टू मी, ही रैन डैश एंड हिड इट, ही रैन अवे, यानी मेरी तरफ फेंकने के भाग गया, ही रैन अवे, दूर भाग गया, ही रैन अवे एंड हिड इट, और छुपा दिया, यानी मेरी तरफ फेंकने की बजाय भाग गया और छुपा दिया कहीं जाके। तो फिक्रा क्या बना, आई थ्रू द बॉल एट पीटर, मैंने पीटर की तरफ बॉल फेंका, बट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट बैक टू मी, कि मेरी तरफ वापस फेंकने की बजाय, ही रैन अवे, वो वहाँ से भाग गया, एंड हिड इट, और छुपा दिया, ठीक, उसे छुपा दिया जाके। ठीक है, और आखिरी बच्चों सेंटेंस आ गया, इफ़ यू डोंट कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है अमल करना, तायीद करना, ताबे होना, किसी चीज़ के मुताबिक काम करना, यानी मेरे हुक्म की तामीर करना। ठीक है, इफ़ यू डोंट कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ क्या लगता है हमेशा, विद, ये मखसूस इस्तेमाल है, विद, ये वही मैंने जो कहा वर्ब फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस याद करें, ये उनमें आपको आएगा, विद द ट्रैफिक रेगुलेशंस, यानी उसने ट्रैफिक रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया, इत्तफाक नहीं किया,
उनके मुताबिक अमल नहीं किया, यू विल गेट डैश ट्रबल, यू विल गेट इनटू ट्रबल, तो मुश्किल में फंस जाओगे। यू विल गेट इनटू, अब ये मखसूस इस्तेमाल है, ये जगह की सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, मखसूस इस्तेमाल, गेट इनटू ट्रबल डैश द पुलिस, कौन मुश्किल में डाल देगा? बाय द पुलिस, यानी पुलिस के हाथों मुश्किल में फंस जाओगे। मैं फिर जुमला पढ़ता हूँ, इफ़ यू डोंट कंप्लाई विद द ट्रैफिक रेगुलेशंस, अगर तुमने ट्रैफिक रेगुलेशंस पर अमल ना किया, यू विल गेट इनटू ट्रबल, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, यानी मखसूस इस्तेमाल है, गेट इनटू ट्रबल। ये फ्रेजेस याद रखने हैं बच्चों, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाय द पुलिस, और कौन कौन मुश्किल में डाल देगा? पुलिस डाल दी। तो ये थी बच्चों इसकी एक्सरसाइज। इससे हमारा पार्ट बी जो है प्रेपोजिशन का वो ख़त्म हुआ। ये 2 लेक्चर इंतहाई अहम लेक्चर थे बच्चों, जिनसे यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन का पता चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेपोजिशन सारे इसमें आ गए। हज़ार प्रेपोजिशन के यूजेज हैं जो किताबों में बने हुए हैं, जिसको मैंने कहा था वर्ब फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। ब्रेनन मार्टन से पढ़ें या पाकिस्तान की बेशक को ग्रामर लेने, उनमें भी ये होते हैं, पूरा चैप्टर होता है वर्बल फ्रेजेस का। उनको याद करें, रोज़ के 10-10 भी बेशक याद करें, लेकिन बच्चों उनको याद करें, याद करोगे। और ख़ास तौर पे मैंने क्या कहा है, कुछ जैसे अबाइड है उसके साथ हमेशा बाय लगना है, अबाइड बाय सबको पता है, वो एक ही इस्तेमाल है, लेकिन प्रॉब्लम का है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, यूज़ हो गया। लेकिन कई ऐसे हैं जिनके जैसे कॉल के साथ एट लगना है, कॉल के साथ ऑन लगना है, कॉल के साथ ऑफ लगना है, ये याद रखने हैं आप। इस तरह के प्रेपोजिशंस बच्चों रोज़ के 10-10 करके याद करो, तो इंशाल्लाह 1 महीने में 300 याद हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, तब जाके आप प्रेपोजिशंस करने के काबिल होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, लेक्चर नंबर 17, वो हमारा शुरू होगा कि हाउ टू लर्न टेंसेस। तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम टेंसेस पे बात करेंगे, और फिर कई लेक्चर जो हैं वो टेंसेस के जो है वो चलेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसके बाद हमने क्या करना है। तो ये सिलसिला बच्चों, ये जो सीरीज़ है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, ये चलती रहेगी। आप लोगों ने इसको देखते रहना है, ठीक है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।